सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। मैं ब्रजेश आपको यहाँ पर आज फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस की जो सीरीज है यानी कि जनरल साइंस की सीरीज जो कि एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, आरपीएफ सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, उसका पार्ट 38 बताने जा रहा हूँ। इसमें अगेन हम 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी यानी कि रेलवे में 20 क्वेश्चन साइंस से आने हैं और हम हर पार्ट में 25 क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो लगभग आपके पास जो है 40 पार्ट आपको मिल जाएंगे, 2 पार्ट और बचे हुए हैं, तो 1000 क्वेश्चन का आपका यहाँ पर कलेक्शन हो जाएगा। तो 1000 क्वेश्चन का अगर कलेक्शन हो जाता है और आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हो तो डेफिनेटली 20 में से आप 15 मार्क्स कवर कर पाओगे रेलवे के एग्जाम में। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। तो पहला क्वेश्चन है कि मांसपेशियों की नली जिसके माध्यम से संग्रहित मूत्र शरीर से बाहर निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मूत्र मार्ग कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और मूत्राशय क्या होता है? मूत्राशय में जो है क्या बोलते हैं, मूत्र इकट्ठा होता है। मूत्र नली, तो मूत्राशय से मूत्र नली के द्वारा मूत्र मार्ग तक जो है मूत्र वगैरह आता है। और वक्र किडनी यानी किडनी क्या करता है? फिल्ट्रेशन का काम करता है और यही जो है खराब पदार्थ को इसमें आपके मूत्राशय में पहुंचाता है। तो ये पूरा एक सिस्टम है। तो इसका जो आंसर है मूत्र मार्ग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है कि कौन सी परत हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमको बचाती है? तो देखिए मध्यमंडल है, ओजोन है, क्षोभ मंडल है, वायुमंडल है या फिर क्या है? तो इसके आंसर की अगर हम बात करें तो ये है यहाँ पर ओजोन। ओजोन यानी कि O3। O3 हमारा क्या करता है? अल्ट्रावायलेट किरणों से हमको बचाता है। अगर ये नहीं बचाएगा तो फिर अगर पृथ्वी पे आता है तो इससे क्या होने लगेगा? चर्म रोग होगा, ठीक, स्किन कैंसर जिसको हम बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ओजोन परत। अगला प्रश्न है कि जीवाश्म ईंधन को जलाने से क्या होता है? जो जीवाश्म ईंधन है उसको अगर आप जलाते हो तो क्या होगा? ओजोन परत का अच्छा होगा? नहीं, विश्वव्यापी तापक्रम होता है। जी हाँ, ग्लोबल वार्मिंग तो सबसे बड़ा इसका कारण ही है। और ध्रुवीय हिमछद गलन होता है। जब ग्लोबल वार्मिंग हुआ तो बनी सी बात है कि पोलर की आइस पिघलेगी, आइस पिघलेगी तो क्या होगा? जो समुद्र होंगे, समुद्र का यहाँ पर लेवल बढ़ेगा, पानी का लेवल बढ़ेगा, बर्फ घटेगा, गर्मी बढ़ती जाएगी। तो इसका आंसर होगा बोथ बी एंड सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास कि विभिन्न घटक जो जेली प्रकार के पदार्थों में कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच उपस्थित रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, जेली प्रकार का पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में रहता है। कोशिकांग, केंद्रिका, गुणसूत्र या फिर केंद्रक द्रव्य। तो देखिए जेली टाइप की बात की जा रही है तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो होते हैं कोशिका अंगक, यहाँ पर होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। पेड़ों और झाड़ियों पर बढ़ती अमरबेल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमरबेल किसका उदाहरण है? परजीवी। ये एक जो है पैरासाइट होता है, परजीवी होता है, दूसरे के ऊपर आश्रित यहाँ पर रहता है। तो उसका आंसर हो जाएगा परजीवी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास कि रेनिन किस पौधे का रेसिन किस पौधे का उत्पादन है? अंगूर का है, शंकुधारी का है, रबड़ का है, बरगद का है? तो मेनली देखिए मैंने हमेशा से आपको बताया है कि 4 ऑप्शन में जो एकदम से हटके आपको देखे हमेशा आंसर वही होता है। तो देखिए आपने अंगूर सुना होगा, रबड़ आपने सुना होगा, बरगद मोस्टली ये चीजें हम सुन लेते हैं लेकिन शंकुधारी बहुत कम सुनते हैं। तो इसका आंसर बी ही होगा, डेफिनेटली बी इसका सही आंसर होगा। इस ट्रिक को जरूर अपनाइएगा। लगभग 90% क्वेश्चन इसी से सही होते हैं। 90 क्या 95% क्वेश्चन इससे आपके सही हो जाएंगे। जो एकदम अजीब सा दिखेगा वो जरूर आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन वास्तविक प्रतिबिंब बनाने में प्रयोग में लाया जा सकता है? एकमात्र अवतल दर्पण, एकमात्र समतल दर्पण, एकमात्र उत्तल दर्पण या फिर उत्तल और अवतल दोनों? तो इसका जो आंसर है कि अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में जो है यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक। और जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है, और क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब को क्या है हम पर्दे पे उतार सकते हैं, ठीक है, और इस पे जो बनता है उल्टा और आभासी बनता है। तो ये सब चीजें। और उत्तल दर्पण पे क्या होता है? छोटा प्रतिबिंब बनता है। ये आपको याद रखना है कि उत्तल दर्पण पे छोटा यहाँ पर जो है प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर मनुष्य द्वारा लगाया गया दाब न्यूनतम होता है? अपने पैरों पर खड़ा होता है, मुड़े हुए पैरों के साथ बैठता है, जमीन पर बैठता है या एक पैर पे खड़ा होता है? तो सबसे न्यूनतम कब होगा? जब वो जमीन पर सोता है, ठीक है। जमीन पर जब वो सोएगा तो सबसे न्यूनतम प्रेशर लगेगा। तो जब भैया प्रेशर का क्या होता है कि अगर आप एरिया से वो होता है, अगर एरिया बढ़ा दोगे तो प्रेशर कम हो जाएगा।
वही है कि जैसे कि क्या होता है कि एक पॉइंट, पतली सी पॉइंट से ज्यादा प्रेशर लगेगा, तो जब एक पैर पे खड़ा होगा तो ज्यादा प्रेशर लगेगा, लेकिन अगर लेट जाता है तो प्रेशर जो है यहाँ पर न्यूनतम दाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि एरिया बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सभी जीवन रूपों की मूल संरचनाओं और प्रकार इकाई क्या है। तो मेनली एक पूछा है कि बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट कौन है, तो वो है सेल। सेल की खोज हुई थी 1665 में, किसने करी, रॉबर्ट हुक ने की। किसने की, हुक याद रखो, रॉबर्ट हुक ने करी सेल की। और सेल जो है मेनली दो प्रकार के माने जाते हैं आपके यूकेट, जो यूनिसेलुलर होते हैं यानी कि एक कोषीय, बहुकोषीय, इन सब चीजों के बारे में होता है, और सेल से ही सभी चीजें बनती हैं। तो इसका आंसर है कोशिका। अगला प्रश्न है कि कमरे में जलते हुए कोयले के साथ सोना क्यों उचित नहीं है। तो भैया नहीं सोना, क्योंकि हमारे साथ यानी कि मेरे साथ ये एक बार हो चुका है, करीबन आज से 7-8 या 10 साल पहले की बात है। छोटा था मैं जब, तो उस समय क्या हुआ था कि ठंड का मौसम था, तो सिगड़ी जो होती है उसमें कोयला जला के घर में रात में रखे और सब लोग सो गए। तो सोने पे क्या हुआ कि भैया बेहोशी सी छा गई, वो तो पापा की नींद खुल गई, तो उसमें देखे तो फिर खिड़की वगैरह बंद करके सोए थे, तो फिर खिड़की खोला, दरवाजा खोला, पंखा चलाया, तो मैं तो पूरी तरीके से बेहोशी हो गया था, मुझे तो होश ही नहीं आया था। तो बड़ी मुश्किल से फिर मुझे होश आया था। तो ये चीजें नहीं कीजिएगा। क्या होता है इसमें कि इसमें देखो CO2 तो निकलता ही है, CO2 के साथ साथ यहाँ पे क्या निकलता है, CO भी निकलता है। ठीक है, और उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है ना। तो उससे क्या होता है कि ये एक विषैली गैस होती है, और उससे अगर ज्यादा देर तक रहता है तो आप मर भी सकते हो। तो इसको मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो कृपया इसको ध्यान दें। तो इसका आंसर होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है गैस का निर्माण होता है, जो बहुत विषैली गैस होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि कोशिका की खोज के दौरान रॉबर्ट हुक ने आवर्धक युक्ति के तरह किस पदार्थ का योग किया था, परागकण, पत्र अनुभाग, पुष्प भाग, या कि कॉर्क के पतले भाग को। तो मेनली ये किया था उसने, कॉर्क के पतले भाग को यूज किया था रॉबर्ट हुक ने, वही 1665 में इन्होंने ही सेल की खोज की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि राइजोबियम जो है एक प्रकार का क्या है, प्रकाश संश्लेषण वाला जीवाणु, सहजीवी जीवाणु, परजीवी, मृतोपजीवी, आखिर वो है क्या। तो वो है सहजीवी जीवाणु, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के अंतर्गत वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि रेशम जो है आपका, रेशम मोथ के निम्न में से किस चरण में रेशम हमको प्राप्त होता है। तो मेनली जो है प्यूपा का जो चरण होता है उसमें हमको यहाँ पर रेशम मिलता है। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्यूपा। अगला प्रश्न है कि एक से अधिक कोशिका से बने जीवों को क्या कहा जाता है। तो भैया देखो, यूनिसेल्युलर यानी कि एक कोषीय हो गया, तक तो है नहीं इसका आंसर, बहुकोषीय जीव इसको हम बोलेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बहुकोषीय जीव। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन अपशिष्ट जलोपचार के उत्पादन है। क्या जलोपचार के है कि वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट का यहाँ पर उत्पादन है। तो देखिए, बायोगैस, मल है, गोबर गैस, मल दोनों है, और जल वाहक आखिर है क्या। तो इसका आंसर है गोबर गैस और मल दोनों। अगला प्रश्न है कि एक लोहार एक उपकरण बनाने के दौरान लोहे को एक गर्म टुकड़े को घन से पीटता है, और घनातारण के कारण बल का प्रभाव है। तो देखिए क्या होगा, जैसे मान लो भैया ये एक टुकड़ा है, इसको हथौड़े से वो पीट रहा है, वो गर्म है, इसका आकार चेंज होगा। भाई वो गोल था तो गोल से चपटा हो जाए, लंबा बना दे वो, उसको कैसा भी आकार उसको दे सकता है। तो उसके आयतन में परिवर्तन होगा क्या, नहीं। घनत्व में परिवर्तन होगा क्या, नहीं। आकार में परिवर्तन जरूर होगा, तो चेंज इन शेप हो जाएगा उसका। तो इसका आंसर है आकार में परिवर्तन। अगला प्रश्न है कि दो विभिन्न जीवों में संबंध जो एक साथ रहते हैं और परस्पर लाभान्वित होते हैं, सहभोजिता होते हैं, सहजीवी होते हैं, परजीवी होते हैं, परभक्षण होते हैं, आखिर होते क्या, तो ये होते हैं सहजीवी। वही सिम्बायोटिक है, क्योंकि भाई विभिन्न जीव हैं लेकिन एक साथ रहते हैं और परस्पर लाभान्वित होते हैं, एक दूसरे को लाभ देते हैं। किसके कारण हाइड्रोफोबिया यानी कि रेबीज की बीमारी होती है। तो मेनली एक ये वायरस है, वायरल डिसीज है, कुत्ते के काटने से मेनली आपको ये होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका रेबीज वायरस। अगला प्रश्न है कि जब तांबा धातु के कुछ टुकड़ों को एक बीकर जिसमें तनुकृत सल्फ्यूरिक अम्ल में डाल दिया जाएगा तो इसमें क्या होगा। तो इसमें भैया कोई अभिक्रिया नहीं होगी, तांबा जो है H2SO4 के साथ यहाँ पर कोई प्रक्रिया नहीं करेगा। अगला प्रश्न है कि वह कौन सा जीव है जो निरंतर अपने आकार और स्थिति को बदलता रहता है। तो भैया अमीबा के बारे में हमने पढ़ा है, अमीबा जो है हमेशा आकार और स्थिति को बदलता रहता है। तो उसका आंसर हो जाएगा अमीबा।
अगला प्रश्न है कि गर्म पानी का तापमान इस किस उपकरण के प्रयोग से मापा जा सकता है। तो मेनली जो है प्रयोगशाला थर्मामीटर का यूज करके गर्म पानी का टेम्परेचर नाप सकते हो। टेम्परेचर से बात आ गई, जो नॉर्मल हम थर्मामीटर यूज करते हैं, जो पारा होता है जिसमें मर्क्यूरी पारा वाला, तो उसका यूज हम करते हैं तो वो कितना -39 डिग्री तक ही बस वो जो है क्या कर सकता है, नाप सकता है। लेकिन उससे और नीचे अगर ठंडा नापना हो कि भैया कितना ठंडा है वो, तो -40 नापना है, -63 नापना है, तो क्या करोगे, तो उसके लिए अल्कोहल वाला यहाँ पर नापते हैं। अल्कोहल थर्मामीटर का यूज करते हैं जो कि -115 डिग्री पर जमता है। अल्कोहल -115 डिग्री पर जमता है, यानी कि अल्कोहल से हम -115 डिग्री तक नाप सकते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन आता है कि ग्लेशियर वगैरह में किस थर्मामीटर का यूज किया जाता है, तो वहां पर किया जाता है अल्कोहल वाला थर्मामीटर। लेकिन यहाँ पे पानी को गर्म से नापने के लिए क्या करेंगे, प्रयोगशाला थर्मामीटर का यूज करेंगे। अगला प्रश्न है कि ब्रेड टोस्टर के टूटे हुए हैंडल को बदलने के लिए आप निम्न में से क्या कौन सा पदार्थ पसंद करेंगे, पीतल, तांबा, एल्यूमिनियम या फिर लकड़ी। तो मेनली लकड़ी, क्योंकि भैया लकड़ी में क्या होगा कि अगर ये पेन है इसमें आपने लकड़ी लगा दिया तो ये लकड़ी गर्म नहीं होगी, लेकिन बाकी ये सभी धातु है तो ये जो है गर्म हो जाएंगी। तो इसका आंसर है लकड़ी। हमारे मित्र की आवाज इसके द्वारा पहचानी जाती है, फ्रीक्वेंसी, गुण, पिच या फिर एम्पलीट्यूड। तो मेनली तारत्व, यानी कि पिच से आप पहचान सकते हो कि ये आपके दोस्त की आवाज है। तो मेनली जो है वॉइस रिकॉर्ड जो रिकॉग्निशन होता है वो मेनली पिच पे ही आधारित होता है। तो ये सब चीजें यहाँ पर देखी जाती हैं। अगला प्रश्न है कि मिट्टी के बर्तनों में किस प्रकार की मृदा का प्रयोग किया जाता है, गाद का, चिकनी मृदा का, दोमट मिट्टी का या फिर जलोढ़ मिट्टी का। तो मेनली जो है चिकनी मिट्टी का यूज किया जाता है मिट्टी के बर्तन बनाने में। अगला प्रश्न है कि ढीली मिट्टी इसके विकास में मदद करती है, सूक्ष्म जीव और केचुए, मक्खियां और घुन, खरपतवार और छत्रक या उपरोक्त सभी। तो मेनली इसका आंसर है सूक्ष्म जीव और केचुए। तो सूक्ष्म जीव और केचुए क्या होगा कि अगर ढीली मिट्टी होगी तो केचुआ ऊपर नीचे जा पाएगा, मिट्टी को खाएगा, खाद बनाएगा, इसलिए जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वह परिघटना जिससे हम अपने आसपास के विभिन्न वस्तुओं को देख सकते हैं क्या कहलाती है, नियमित परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, कुल आंतरिक परिवर्तन। तो इसको हम बोलते हैं नियमित परावर्तन, जो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है जिस कारण से हम जो है हर सभी चीजों को यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगला प्रश्न नहीं है यहाँ पर, 25 क्वेश्चंस यहाँ पे हो गए हैं पार्ट 38 के। तो इन क्वेश्चनों को आप जरूर लगाइए, ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को देखिए, प्लेलिस्ट को देखिए, पूरी की पूरी 1 से लेके 38 तक देखिए, और अभी 2 वीडियो और आपको आएंगे, 40 तक मैं ज्यादा जल्दी से जल्द कवर कर देता हूं ताकि आप 1000 क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ पाओ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।